हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी दिवाली भी अच्छी रही होगी सबकी। अभी बैक टू स्टडीज, दोबारा से स्टडीज पे आते हैं। अपनी पढ़ाई है उसको दोबारा से एकदम फुल फ्लैश एग्जाम वाले मोड में तैयार करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, इसमें हम कवर करेंगे वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में महिला शिक्षा। और जो सवाल आते हैं दोस्तों वो आपके आते हैं कमीशंस एंड कमिटीज से, यानी वुमेन से रिलेटेड जो भी आपकी कमीशंस एंड कमिटीज है उनका हम एक क्विक रिवीजन है वो इस सेशन में करेंगे, जिससे कि जितने भी आपके प्रश्न आए हुए हैं पीवाईक्यूज में वो भी आपके कवर हो जाए और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बन सकते हैं वो भी आपके कवर हो जाए। ठीक है जी, तो इस सेशन को हम कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप सबको पता है दिवाली का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो आप सभी की पॉपुलर डिमांड पे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितने हमारे टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पे आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो जितने भी जेआरएफ अड्डा के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पे आपको 20% ऑफ है जो यहाँ से मिलेगा। साथ में दोस्तों ये मिलेगा कहाँ से? जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट और जेआरएफ अड्डा के ऐप पे जाके आपको ये कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे। और अभी आपकी हिस्ट्री का कैप्सूल कोर्स भी आ चुका है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, जिसमें कंप्लीट रिवीजन है वो हिस्ट्री का आपको यहाँ से करवाया जाएगा। हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आ चुकी है, अलग से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की। साथ में दोस्तों आपका पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों का कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी है और सेट की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पे मिलेंगी। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आपका महिला शिक्षा। तो महिला शिक्षा को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। भारत में महिला शिक्षा का जो विकास हुआ है उसको हम देखने वाले हैं। भारत में महिला शिक्षा, अब देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो देखो यहां पे एजुकेशन ऑफ वुमेन की हम बात करते हैं, तो मैं आपको क्रोनोलॉजी में जितना भी डेवलपमेंट आपका हुआ है उसको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम देखें ब्रिटिश टाइम में, तो ब्रिटिश टाइम में हम देखें यहां पे तो 1819 में आपके जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्होंने कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना की 1819 में। उसके बाद में जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है दोस्तों वो 1820 में आपको देखने को मिलता है। 1820 में क्या होता है, आपका बैथ्यूम स्कूल की स्थापना की जाती है। नोट 1820, 1849 में, ठीक है। 1849 में बैथ्यूम स्कूल की स्थापना की जाती है, जो कि किसके द्वारा की जाती है? जेडीई बैथ्यूम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जेईडी बैथ्यूम के द्वारा की जाती है। भारत की पहली गर्ल्स स्कूल है, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, एक हमारे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं जिनका नाम है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करूं तो इन्होंने लगभग 35 गर्ल्स स्कूल हैं उनकी स्थापना की थी बंगाल में। मोर देन 35 गर्ल्स स्कूल की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। तो इसको आपको जरूर याद रखना। उसके बाद में हम बात करें तो आपका 1854 में, ठीक है, ये थोड़ा सा डेट आपका गलत लिखा है। 1854 में मैं बात करूं तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, जिसने गर्ल्स शिक्षा पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। ये सवाल आपके 2022 में भी पूछा गया था, अगर आपने एग्जाम दिया है तो। स्टेटमेंट वाला सवाल आपसे पूछा गया था। गर्ल्स एजुकेशन पहली बार राज्य के द्वारा, मतलब राज्य के द्वारा गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कुछ कदम उठाए गए थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार वुड डिस्पैच में गर्ल्स के एजुकेशन के लिए बात की थी। ये सवाल 2022 का पीवाईक्यू है, पेपर 1 का, ठीक है, पेपर 1 में ये पूछा गया है। उसके बाद में मैं बात करूंगा इस, तो आपका 1914 में याद रखना है वुमेन्स मेडिकल कॉलेज जो सर्विसेज है, वुमेन्स मेडिकल सर्विसेज की स्थापना हुई थी,
जिसमें जो गर्ल्स हैं उनको जैसे नर्सेज और मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। इसके बाद में हम देखें, ये सवाल भी आपका 2022 में पूछा गया था पीवाईक्यू में, 2022 का पीवाईक्यू, कि जो डीके कार्वे है, प्रोफेसर डीके कार्वे ने फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी। ना सिर्फ इंडिया की दोस्तों, ये एशिया की भी पहली वुमेन यूनिवर्सिटी थी। एशिया की भी ये फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी, जो कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? डीके खारवे के द्वारा 1916 में दोस्तों। यहीं पे फिर हम देखते हैं 1916 में ही आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी दिल्ली में। याद रखो, यहां से भी एक सवाल आपका आ सकता है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये वुमेन की पहली मेडिकल कॉलेज थी, 1916 में इसकी स्थापना होती है। और इंडिया की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है, 2022 में ये सवाल पूछा था, इसकी स्थापना डीके खारवे के द्वारा 1916 में की गई थी, इसको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, यहां पे डफरिन हॉस्पिटल भी खोला गया था 1880 में। डफरिन हॉस्पिटल खोला गया 1880 में, किसके लिए? वुमेन को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना हुई, वुमेन को क्या करने के लिए? हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, सरोजनी नायडू का नाम आप सबने सुना होगा। सरोजनी नायडू की बात करूं तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट बनी 1925 में, और ये भारत की पहली महिला गवर्नर बनती है यूनाइटेड प्रोविंस की 1947 से 1950। तो यहां से एक सवाल आपका ये भी बन सकता है कि देखो, वैसे तो वुमेन प्रेसिडेंट की बात करूं तो आपकी एनी बेसेंट थी फर्स्ट, जो, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी कांग्रेस की, वो कौन बनी? एनी बेसेंट बनी, एनी बेसेंट बनी। लेकिन अगर मैं इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की बात करता हूं, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो वो आपकी कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। तो ये सवाल आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ही पहली गवर्नर बनती है, पहली महिला गवर्नर, है ना, पहली महिला गवर्नर, भारत की पहली महिला गवर्नर, यूपी। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की। ये देखो, ओवरऑल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमें जो याद रखना है गाइस, वो एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एजुकेशन वाले पे चलता हूं आपका। यहां पे हम बात करें यस, कुछ एक्ट्स आपको जरूर याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, एक्ट्स की मैं बात करूं, जैसे हिंदू वुमेन शारदा एक्ट आया था 1929 में। इसमें बेसिकली क्या किया गया था? गर्ल्स की जो मैरिज की जो उम्र थी, मैरिज की जो एज थी, वो कितनी कर दी गई थी? 14 कर दी गई थी। यहाँ पे 12 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया था। उसके बाद में आपका हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया था 1937 में। फैक्ट्री एक्ट आया था 1947 में, जिसमें महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब की चीजें बताई। हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट आपका 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सप्रेशन ऑफ इमोरटल ट्रैफिक इन वुमेन एक्ट 1958, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 एंड इक्वल रिमरेशन एक्ट 1958। तो ये एक्ट्स याद रखना, आपके डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि वुमेन के अधिकारों के रिलेटेड कौन कौन से एक्ट्स हैं जो आपके आए थे। तो ये क्रोनोलॉजी आपको जरूर याद रखनी है सबको। अब गाइस हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, जो कि आपका इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट मतलब जो 2022 का एग्जाम हुआ था। इसमें पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ कमिटी सेट अप बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन 1962 to examine the differentiation of curriculum for boys and girls at all stages of education। तो इसका जो आंसर था दोस्तों, वो था आपका हंसा मेहता कमेटी, जो कि 1962 में आपकी आती है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, जो मैं आपको 1854 का जो एक्ट मैंने आपको बताया था, उसमें पूछा गया था। Which of the following recognize for the first time that the government should give frank and cordial support to female education
एंड टेक इफेक्टिव मेजर फॉर इट्स एक्सपेंशन। तो इसका जो आंसर है वो है वुड डिस्पैच, जो कि 1854 का जो वुड डिस्पैच था वो इसका करेक्ट आंसर है। अब यहां से आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजाद होने के बाद में, भारत आजाद होने के बाद में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए। तो भारत आजाद होने के बाद में आप देखेंगे तो हम देखो, एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका कमेटी जो आई थी, सबसे पहला डेवलपमेंट आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में बात की गई थी गर्ल्स एजुकेशन के लिए। क्या बोला गया था? द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एनी सोसाइटी इज ट्रू इंडेक्स ऑफ इट्स कल्चर एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो ये बात राधा कृष्ण कमीशन में की गई थी, जो कि 1948 में आया था। उसके बाद में मैं बात करूं, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1958 में बनी थी, और इसकी जो चेयरमैन थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख। ये भी सवाल आपसे ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन चेयरमैन थी दुर्गाबाई देशमुख। उसके बाद में जो कमेटी बनती है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन, और इस कमेटी की जो चेयरमैन होती है वो हंसा मेहता होती है। और ये सवाल आपका 2022 का क्या है? पीवाईक्यू है, पेपर 1 का, ये याद रखना, हंसा मेहता कमेटी। इसके बाद में जो कमेटी आती है दोस्तों, भक्त वत्सलम कमेटी आती है 1963 में। भक्त वत्सलम कमेटी 1963 वाज अपॉइंटेड टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन, ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। इसके बाद में ये पॉइंट्स तो आप पढ़ ही लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद में कोठारी कमीशन है, उसमें भी यहाँ पे जो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन है उसकी जो सिफारिशें थी, है ना, जो आपकी हंसा मेहता कमेटी है ना, उसकी जो सिफारिशें थी उसको कोठारी कमीशन ने क्या किया था? पहली शिक्षा नीति में इंक्लूड किया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दूसरी शिक्षा नीति है, उसमें भी ये बोला गया था कि वुमेन को वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वो सारे लेवल पे दी जानी चाहिए, ये बात की थी, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद में देखो आपकी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी बात किया गया था यहाँ पे वुमेन के बारे में। अभी देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आपकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, उसमें एक फंड है जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड, इंक्लूजन फंड। तो GIF की स्थापना की गई है, जेंडर इंक्लूजन फंड, जिसको आपको याद रखना है एनईपी 2020 में। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन भारत में कौन कौन सी लर्नेड वुमेन थी हमारी? प्राचीन भारत की बात करूं, ये सवाल भी आपसे पूछा गया है, अब बात चलती है तो सारे डिस्कस कर लेते हैं। प्राचीन भारत में महिला, शिक्षित महिलाएं की हम बात करें तो आपको ये नाम याद रखने हैं, जैसे विशवरा, लोपामुद्रा, अपाला, उर्वशी, कोशा, शुलाभा, लीलावती, मैत्री, सास्वती, शाहना, गार्गी, ये कुछ हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं थी दोस्तों, जो प्राचीन भारत की क्या है, विदुषी महिलाएं जिनको बोल सकते हैं, लर्नेड वुमेन ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो मैंने मॉडर्न की बात कर ली, एंशिएंट की बात कर ली, मेन कमीशंस एंड कमिटीज आपको बता दिए, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां से अगर वुमेन एजुकेशन की मैं बात करूं तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा होलिस्टिक कवर कर लिया है। आपका पेपर 1 दो, पेपर 2 दो, सब में आपका ये सेशन है जो काम आने वाला है, इनको याद रखना, भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक छोटी सी चीज, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मैंने आपको पढ़ाया है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, आप कभी टाइम मिलेगा तो इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी चीज आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, है ना। और अगर करंट डेटा आपको देखना है ना, तो यहां से आप देख लीजिए, एनएसओ का ये डेटा है आपका, है ना, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको चीजें, है ना, ये करंट डेटा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो आज के लिए इतना ही है ना, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस, है ना। अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच जो दिसंबर और जून के एग्जाम के लिए आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको करवाया जाएगा। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस आप करना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपकी ऑलरेडी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना। होप आपको पसंद आया होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बता दिया था। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना, इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।